Hello friends, welcome to Dr. How. So today we will discuss about what is peptic ulcer disease. So basically peptic ulcer disease की हम लोग definitions देखेंगे, कौन सी types की peptic ulcer disease exist करती हैं, क्या sign and symptoms होते हैं, what are the clinical manifestation, क्या cause होता है जिसकी वजह से peptic ulcer disease हो जाता है, कौन कौन से diagnostic tests होते हैं जिनके थ्रू हम लोग ये डायग्नोज करते हैं कि हाँ पेप्टिक अल्सर डिजीज हो चुकी है एंड क्या ट्रीटमेंट्स होती हैं, क्या पैथोफिजियोलॉजी होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की एंड व्हाट आर कॉम्प्लिकेशन। एपिडेमियोलॉजी को भी थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग इस पूरे लेक्चर की वीडियो में कवर अप करेंगे जो कि आपको बहुत मदद देंगे। आपके जैसे कि कोई वाइवा होता है तो आप एक क्विक रिव्यू ले सकते हैं, ऑल थिंग्स जो है वो उसके अंदर कवर्ड होंगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हम अपनी फर्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे कि व्हाट इज पेप्टिक अल्सर डिजीज। सो बेसिकली अगर हम लोग देखें तो पेप्टिक अल्सर को हम लोग डिवाइड करते हैं दो टर्म्स में, द वन इज पेप्टिक एंड द अदर वन इज अल्सर। सो जो पेप्टिक है इसका मतलब है कि रिलेटिंग टू पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? ये बेसिकली हमारे पास एक केमिकल होता है जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड अगर हम लोग देखें तो ये जो पेप्सिन होता है बेसिकली हमारे पास एक एंजाइम होती है स्टमक के अंदर जो कि इन्वॉल्व होती है प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। सही है। अगर हम लोग अल्सर को देखें तो अल्सर का मतलब होता है वूंड और लेजन। अगर कोई जख्म हो गया, जैसे कि राइट साइड की जो पिक्चर है, इमेज है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये जो इसके अंदर ये, अगर मैं एक मिनट हाईलाइटर करूं उसको, जैसे कि ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये बेसिकली क्या है, ये हमारे पास लेजन्स हैं, मतलब कि ये जख्म हुए हुए हैं स्टमक के अंदर। तो इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं? इसको हम लोग कह रहे होते हैं अल्सर। अच्छा, तो ये बेसिकली अगर इसकी डेफिनेशन देखें अल्सर की तो क्या होता है? अ ब्रेक ऑन द स्किन इन द लाइनिंग ऑफ एन ऑर्गन और द सरफेस ऑफ अ टिश्यू। सो बेसिकली जो अल्सर होता है ये बेसिकली इट्स द ब्रेक ऑन द सरफेस एपिथेलियम। अगर डैमेज हो जाए सरफेस एपिथेलियम किसी भी ऑर्गन या तो फिर स्किन, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं अल्सर। नाउ मूव to the next line, that is peptic ulcer are partially caused by the action of hydrochloric acid and pepsin। ये बेसिकली एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि अक्सर हमसे वाइवा में भी पूछी जाती है कि पेप्टिक अल्सर किस दो चीजों की वजह से ज्यादातर कॉज हो रहा होता है। तो जो मेन चीजें जो पेप्टिक अल्सर कॉज हो रहा होता है वो बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि HCl है और पेप्सिन जो कि हमारे पास एंजाइम है। ये बेसिकली हमारे पास एक क्विज की एक पॉइंट था जो कि मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज definition of peptic ulcer. So peptic ulcer is the sore that develop on the lining of the stomach, small intestine, esophagus. It occurs when the protective mucus layer that lines these organ erodes, allowing the stomach acid to damage the tissue. तो वही बात है कि पेप्टिक अल्सर जो होता है ये बेसिकली हमारे पास एक सोर होता है, जैसे आप यहाँ पर हमें दिख रहे हैं सोर्स हुए हुए हैं, जख्म हुए हुए हैं लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक के ऊपर, या तो फिर ये इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। ये जो ये वाला एरिया ना, ड्यूडेनम वाला एरिया, ये बेसिकली पर्टिकुलरली यहाँ पे होता है। और या तो फिर ये जो ऊपर वाला एरिया यहाँ पर आता है ओसोफेगस, तो यहाँ पर हो सकता है, ओसोफेगस में हो सकते हैं, ड्यूडेनम में हो सकते हैं, और हमारे पास ये स्टमक की इनर लाइनिंग के अंदर हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर। तो अगर इन तीन प्लेसेस के ऊपर अल्सर होता है, वी विल कॉल दैट अल्सर अ पेप्टिक अल्सर। सो बेसिकली ये अकर होता है प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर की जो लाइन होती है स्टमक, ये जो आपको दिख रही है, ये बेसिकली क्या है? ये प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग होती है। बेसिकली जब अल्सर होता है ये क्या करता है कि इस म्यूकस लाइन को डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से परफोरेशन हो जाती है, होल्स हो जाती है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से अल्सर कॉज हो जाता है। अच्छा, ये इसके बाद ये जो लिखा हुआ है कि ये बेसिकली जो मैंने आपको बताया प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर जो होती है इसको इरोड कर देता है, जिसकी वजह से स्टमक एसिड आपकी टिश्यूज, ये जो टिश्यू एरिया इसको डैमेज करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो चीज हम देखेंगे वो क्या है? इसकी टाइप्स। अगर पेप्टिक अल्सर को देखें तो इसकी जो होती है वो दो टाइप्स होती है, द वन इज गैस्ट्रिक अल्सर एंड द अदर वन इज ड्यूडेनल अल्सर।
तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये बेसिकली क्या होता है कि ये रिलेट कर रहा होता है, टर्म गैस्ट्रिक इज रिलेटेड टू स्टमक। ओके, अगर स्टमक के बेसिकली इस एरिया तक, ये बेसिकली क्या है, स्टमक है, स्टमक के अगर किसी भी एरिया के अंदर अल्सर होता है तो उसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। सही है, जैसे कि एग्जांपल मैंने इधर दी हुई है, ये गैस्ट्रिक अल्सर है। ओके, ये गैस्ट्रिक अल्सर। अगर ड्यूडेनम, इनिशियल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन, अगर उधर अल्सर होता है तो दैट इज कॉल्ड एज ड्यूडेनल अल्सर। इसका जो नाम है यही सेल्फ इंडिकेटिंग है, गैस्ट्रिक मीनिंग स्टमक एंड द ड्यूडेनल मीनिंग ड्यूडेनम, एंड द अल्सर duodenal ulcer and the gastric ulcer. Now moving toward the next slide, that is related to the types. The most common types of peptic ulcer are, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था gastric ulcer, ये basically stomach में होते हैं, and the other one is duodenal ulcer है। अच्छा, अब इसकी साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें तो जो मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है अल्सर का, वो होता है कि बर्निंग स्टमक पेन होता है। अक्सर इंडिविजुअल्स को ब्लोटिंग, मतलब कि ऐसे फील होता है कि जैसे आपका स्टमक जो इसमें गैस फ्लैचुलेंस हो गई है, ब्लोटिंग हो गई है, लाइक बबल्स गैस के जो है वो फील हो रहे होते हैं। एंड द हार्ट बर्न, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपका जो है वो सीना जो है वो जल रहा है। अक्सर पेशेंट जो है वो इस तरह से कंप्लेन करते हैं, अक्सर हार्ट बर्न एंड नोजिया, जो कि फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होती है वो अक्सर होती है, एंड देन वॉमिटिंग। सो दीज आर द कॉमन साइन एंड सिम्टम्स। और ये जो लोकेशन है, अक्सर पेशेंट जो है वो इस तरीके से आकर डॉक्टर को कंप्लेन करते हैं कि यहाँ पर हमारे जो है वो स्टमक में पेन हो रहा है या हार्ट बर्न हो रहा है, ब्लोटिंग, तो इस तरह की जो है वो कंडीशंस होती हैं। ओके, now moving towards the next slide, that is clinical manifestation. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में जो पॉइंट बोल रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि एब्डोमिनल पेन अकरिंग 1 to 3 आवर आफ्टर मील। तो ये जो 1 to 3 आवर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर पेशेंट जो होते हैं, ये एक बेसिकली क्लिनिकल सिम्टम है जो अक्सर पेशेंट्स के अंदर, जो कि पेप्टिक अल्सर्स जिनको हुआ होता है, उनके अंदर ये कंप्लेन आती ही आती है। जैसे कि एब्डोमिनल पेन होता है, जैसे आप खाना खाते हैं उसके 1 से 3 घंटे बाद आपके एब्डोमेन में पेन होता है, और अगर आप उसमें फूड ले लें तो, या तो फिर कोई एंटासिड, जैसे कि एंटासिड स्टमक प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं, साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स, अगर आप ये ले लें तो आपकी जो पेन होती है वो रिलीव हो जाती है। सो दिस इज द क्लासिकल सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आपको रिमेंबर रखना है कि आपके एब्डोमेन में पेन होगी 1 से 3 घंटे बाद जब आपने मील लिया है, और वो फूड से रिलीव हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के, उनका वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, एनोरेक्सिया, मतलब कि उनको भूख नहीं लगती है। Okay, in elderly patient, presentation is more likely to be silent and gastrointestinal bleeding may be the first sign and symptom of disease. अच्छा, अगर हम लोग elderly patients को देखें तो उनके अंदर ये होता है बेसिकली कि उनकी जो अक्सर सिम्टम्स होते हैं ना elderly patient में, वो बेसिकली साइलेंट ही होते हैं, मगर उनके अंदर जो पहला साइन एंड सिम्टम एल्डरली पेशेंट में दिखता है वो ये होता है कि उनके अंदर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जिससे डॉक्टर को लगता है कि हाँ इसको पेप्टिक अल्सर हो सकता है, तो उनके टेस्ट कराए जाते हैं। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर द मेन कंप्लेंट दैट अ पेशेंट प्रेजेंट टू अ डॉक्टर इफ ही हैज अ पेप्टिक अल्सर। अक्सर वाइवाज में जो है वो क्वेश्चन ये अराइज किया जाता है, ये जो सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कि कौन कौन सी कंप्लेन्स होती हैं पेशेंट जो कि डॉक्टर को बताता है कि उसको पेप्टिक अल्सर है। पहला जो कंप्लेंट होती है वो कहता है कि मुझे डिस्पेप्सिया। ओके, अच्छा, तो अब ये डिस्पेप्सिया क्या होता है? बेसिकली डिस्पेप्सिया जो होता है इसको हम लोग इनडाइजेशन भी कह सकते हैं, सही है, या तो फिर अपसेट स्टमक भी कह सकते हैं, या तो फिर अगर आपके अपर एब्डोमेन में पेन हो रही है, डिस्कम्फर्ट हो रही है, तो दैट कंडीशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्पेप्सिया। ओके, पेप्टिक अल्सर जो होता है वो अकाउंट करता है 10 to 15% ऑफ डिस्पेप्सिया, मगर अगर हम लोग देखें तो 60 to 70% जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर कोई भी ऑब्वियस एबनॉर्मलिटी जो है वो हमें
नहीं दिख रही होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, सही है। 15 to 10% ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको डिस्पेप्सिया फर्स्ट फील होता है जब उनको पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, मतलब कि एब्डोमिनल पेन या तो फिर इंडाइजेशन फील होती है। Okay, now we will discuss about the risk factors. So, in addition to having risk related to taking NSAID, may have an increased risk of peptic ulcer if you smoke. अच्छा, तो अब इस पॉइंट में ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि रिस्क फैक्टर जो पेप्टिक अल्सर के हो सकते हैं सिर्फ एनसेड की वजह से ही नहीं हो सकते, और भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकती है। जैसे कि फर्स्ट रिस्क फैक्टर इज स्मोकिंग। Smoking may increase the risk of peptic ulcer in people who are infected with H. pylori. अच्छा, ये जो H. pylori है इसको हम लोग, ये बेसिकली एक बैक्टीरिया, इसका नाम है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। इसको हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। तो स्मोकिंग की वजह से भी अक्सर इंडिविजुअल्स को पेप्टिक अल्सर हो जाता है। द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज ड्रिंकिंग अल्कोहल। जो अल्कोहल होता है वो इरिटेट कर देता है, इरोड कर देता है, खराब कर देता है किसको, जो म्यूकस लाइनिंग होती है हमारे पास स्टमक की, उसको खराब कर देता है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टमक का एसिड होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अल्कोहल जो होता है वो अकाउंट करता है इसको, पेप्टिक अल्सर को। तो इसी वजह से कोशिश की जाती है कि आपको अल्कोहल का इंटेक कम कर देना है अगर आप पेप्टिक अल्सर के पेशेंट हैं। द नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज हैविंग अनट्रीटेड स्ट्रेस और ईटिंग स्पाइसी फूड्स। स्ट्रेस जो होता है वो बेसिकली इनडायरेक्टली अकाउंट कर रहा होता है पेप्टिक अल्सर डिजीज के। जैसे कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि उनमें भी स्ट्रेस की वजह से हाई कॉर्टिसोल लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से स्टमक का एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो अल्टीमेटली म्यूकस लेयर डिस्टर्ब हो जाती है और पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज हो जाती है। सिमिलरली स्पाइसी फूड जो होते हैं उनकी वजह से भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। वो आपकी स्पाइसी फूड जो होते हैं आपकी स्टमक के अंदर जो है वो लेजन्स कर देते हैं, मतलब कि इरोड कर देता है म्यूकस मेम्ब्रेन को और आपकी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को इरोड कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन और हार्ट बर्न होता है। दैट इज द सिम्टम ऑफ पेप्टिक अल्सर। Alone, these factors do not cause ulcer, but they can make ulcer worse and more difficult to heal. सो इस पॉइंट का मतलब ये होगा कि सिर्फ ये जो अलोन हम लोगों ने रिस्क फैक्टर्स हम लोगों ने जैसे देखे कि स्ट्रेस होता है, स्पाइसी फूड होता है, और डिफरेंट हम लोगों ने जैसे कि सिगरेट देखा था और हम लोगों ने अल्कोहल इनटेक देखा, तो ये सारे अलोन रिस्क फैक्टर्स आपको जो है वो पेप्टिक अल्सर नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ये आपके अल्सर को हील करने में बहुत ही डिफिकल्टी हो जाती है आगे जाकर। So now we will discuss about the causes of peptic ulcer. So the number one cause of peptic ulcer is Helicobacter pylori infection. Helicobacter pylori होता क्या है? This bacteria can weaken the stomach protective mucus, making it more susceptible to damage by acid. सो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये क्या करता है कि जो स्टमक की जो प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती है ना उसको ये वीक करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली ये जो होता है वो आपके स्टमक के अंदर लेजन क्रिएट करना शुरू कर देता है, और ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये लिखा है भाई, जो लाइन लिखी हुई है ना, मेकिंग इट मोर ससेप्टेबल टू डैमेज बाय एसिड। और अल्टीमेटली जब आपकी म्यूकस की प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है स्टमक के अंदर वो डैमेज हो जाएगी, तो ज़्यादा एसिड जो है वो स्टमक की लेयर के ऊपर एक्ट करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से आपको लेजन क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। सो ये जो इमेज है ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इस तरीके के शेप के होते हैं हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्पाइरल शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, जिसे आप देखें स्पाइरल इनकी शेप होती है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी होते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो होता है ये बेसिकली हमारे पास माइक्रो एरोफिलिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सही है। जो गैस्ट्रिक एंट्रम होता है ना, स्टमक के जो पार्ट्स होते हैं, अगर देखें कि स्टमक, ये जैसे मैंने स्टमक ड्रॉ किया,
यहाँ पर हम लोगों ने स्टमक ड्रॉ किया, इतना अच्छा तो नहीं ड्रॉ हुआ मगर देख लेते हैं। ये जो पार्ट होता है ना, ये स्टमक का जो पार्ट होता है इसको जो होता है हम लोग क्या कहते हैं, फंडस। अच्छा, जो ये पार्ट होता है इसको कहते हैं हम लोग बॉडी। सही है, बॉडी कहते हैं सेकंड पार्ट को। और ये जो ये वाला एरिया होता है ना, बिल्कुल लोअर एरिया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, थर्ड पार्ट को बोलते हैं हम लोग क्या, एंट्रम। तो जो एंट्रम वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर रह रहे होते हैं हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। ओके, तो सबसे पहला कॉज क्या हो गया, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। पेप्टिक अल्सर को कॉज करने के लिए सबसे पहला कॉज है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। द सेकेंड कॉज इज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एनसेड्स भी कहते हैं। अगर लॉन्ग टर्म कोई एनसेड को यूज कर रहा है, फॉर एग्जांपल आइबुप्रोफेन या तो फिर एस्प्रिन का यूज कर रहा है, तो उसको अल्सर हो सकता है। The one is Helicobacter pylori, the other one is NSAID. Moving towards the next cause, that is excessive acid production. अच्छा, कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे कि जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, रेयर डिजीज है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि ट्यूमर बन जाता है आपके स्टमक के अंदर, इसको मैं फर्दर डिस्कस करूंगी आगे जाकर। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टमक के अंदर टू मच एसिड की प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली अल्सर कॉज हो जाता है। Okay, now we will discuss the investigation of peptic ulcer disease. Endoscopy with biopsy to obtain a tissue sample to test for the bacteria. अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है कि यार पेप्टिक अल्सर डिजीज है या नहीं है, तो डॉक्टर क्या करता है कि सबसे पहले एंडोस्कोपी करवाता है। सो एंडोस्कोपी इज अ प्रोसीजर जिसके अंदर एक प्रोब होता है, जिसके अंदर कैमरा अटैच्ड होता है, जिसको डॉक्टर आपके माउथ से एनेस्थेटिक देते हैं और वो आपके माउथ से स्टमक तक कैमरा लेके जाते हैं और चेक करते हैं कि कहीं लीजन है या नहीं है। और अगर उनको कोई एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती है तो वो क्या करता है, बायोप्सी, मतलब कि एक स्मॉल सा पोर्शन जो आपकी स्टमक की लाइनिंग का है उसको ले लेते हैं एंड देन उसको टेस्ट करते हैं कि आइदर ये कोई मेलिग्नेंसी, कैंसर वगैरह तो नहीं है। इसके लिए सैंपल्स, टिश्यू के सैंपल्स लिए जाते हैं और फिर बैक्टीरिया का टेस्ट भी किया जाता है। द सेकेंड वन इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी से भी बेसिकली कुछ एक्सरे किए जाते हैं, इनसे भी चेक किया जाता है कि आइदर पेप्टिक अल्सर है या नहीं है। तो रेडियोलॉजी होती है ना, इसके अंदर एक बेरियम, आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेरियम का सैंपल होता है, वो आप जो इंडिविजुअल होता है जिसको पेप्टिक अल्सर होता है उसको बेरियम का सैंपल कहते हैं, कि उसको उस ड्रिंक कर ले बेरियम के सैंपल को। अब वो बेरियम का सैंपल क्या होता है कि जैसे आप एक्सरे के अंदर जाते हैं तो वो बेरियम ग्लो करता है, जिससे पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर आपकी लेजन है या नहीं है। तो ये डायग्राम है किसकी है, ये हमारे पास एंडोस्कोपी के। इसको फर्दर हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। The next investigation is urea breath test. This is the most important test for the peptic ulcer disease. What it is called, urea breath test. ये बेसिकली हमारे पास एक नॉन इन्वेजिव मेथड है, इसमें अंदर कोई आपकी इन्वेजिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं एंड दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड एंड एक्यूरेट मेथड। जबकि एंडोस्कोपी जो होती है ये क्या होती है, ये हमारे पास इन्वेजिव मेथड होता है। इसमें पेशेंट को जो है वो एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक दिया जाता है, जिसके थ्रू जो है वो इन्वेजिव प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, दैट इज सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, अ ब्लड टेस्ट सीबीसी फॉर डिक्रीज ब्लड सेल। तो क्या किया जाता है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में कंप्लीट ब्लड पिक्चर का टेस्ट किया जाता है, जिसमें हम लोग डिक्रीज ब्लड सेल्स जो होते हैं उनको देख रहे होते हैं कि अगर ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज होता है ब्लड सेल्स का काउंट, इसलिए होता है क्योंकि अक्सर पेशेंट को पेप्टिक अल्सर डिजीज में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उनका रेड ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अल्टीमेटली उनके व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जो सीरोलॉजिकल रिपोर्ट होती है ये डॉक्टर को हेल्प कर रही होती है कि डिडक्ट कर ले कि आइदर देयर इज अ प्रॉब्लम इनसाइड योर स्टमक। So the next investigation is a stool examination for fecal occult blood. सो जो फीकल ओकल्ट ब्लड होता है, इसमें क्या कर रहे होते हैं कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट का जो फीकल, मतलब कि ये जो बेसिकली फीकल का मतलब है ये फीसिस से
ड्राइव हुआ है, जबकि ओकल्ट का मतलब यह है कि वो ब्लड जो कि आप देख नहीं सकते। तो बेसिकली जिनको पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है उसके अंदर उन इंडिविजुअल को ब्लीडिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी जो फीसेस होती हैं उसके अंदर जो है वो ब्लड आ रहा होता है। तो टेस्ट में उस ब्लड को जो है वो देखा जा रहा होता है, उस फीसेस की जो टेस्टिंग होती है उसमें देख रहे थे कि इसके अंदर ओकल्ट ब्लड तो नहीं है, कहीं पेशेंट के अंदर जो है वो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फीकल occult blood का टेस्ट करता है। The next one is stool antigen, another non-invasive method for the testing of H. pylori. अब H. pylori जो बैक्टीरिया है इसको टेस्ट करने के लिए एक और टेस्ट होता है, इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एंटीजन होती है वो स्टूल में प्रेजेंट होती है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो वो टेस्ट के अंदर आ जाती है। Moving toward the next slide, that is diagnostic test. अब कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट इन्वॉल्व हैं अगर हमें ये पता लगाना है, ये फाइंड आउट करना है कि जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज है या नहीं है। सिमिलर ही होगा इन्वेस्टिगेशन से, जैसे कि डायग्नोसिस टिपिकली इन्वॉल्व टेस्ट सच एज ईसोफेगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, EGD, इसको हम लोग एंडोस्कोपी भी कहते हैं, सही है। The next one is upper gastrointestinal series, UGI. Okay. The next one is urea breath testing, and the other one is serological tests, and the next one is stool antigen test. ये सारे टेस्ट जो है हमारे पास सिमिलर हैं इन्वेस्टिगेशन से। तो ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि हम लोग अगर पेप्टिक अल्सर डिजीज की डायग्नोसिस हम लोगों ने देखना है कि क्या जो है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज इंडिविजुअल के अंदर है या नहीं है, तो उसके लिए ये सारे टेस्ट कराए जाते हैं। The number one test is esophagogastroduodenoscopy, that is also called as endoscopy. ये जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये एंडोस्कोप है जो डॉक्टर के हैंड में, सही है। अब क्या करेंगे कि पेशेंट को हम लोगों ने क्या दे दिया है, एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक दे दिया है। अब क्या करेंगे कि ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, प्रोब है, इसके अंदर कैमरा अटैच है। क्या करेंगे कि इसको इंडिविजुअल के माउथ से इसोफेगस से स्टमक के अंदर डाला जाता है। ये इसोफेगस है और ये स्टमक के अंदर डाला जाता है। अब क्योंकि इस पेशेंट का ड्यूडेनम के अंदर जो है वो पेप्टिक अल्सर है तो इसको ड्यूडेनम तक डाला गया, और इससे हम लोग कंप्लीट, ये देखें एंडोस्कोपी से कंप्लीट ये पिक्चर दिख रही है कि आइदर लीजन है या नहीं है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एन esophagogastroduodenoscopy endoscopy, EGD, is a specific endoscopy exam to diagnose peptic ulcer disease. This test can identify the ulcer, its location and size. अब इस टेस्ट का फायदा क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं अल्सर को, हम लोग देख सकते हैं उसकी लोकेशन क्या है, वेयर द अल्सर इज लोकेटेड एंड व्हाट्स द साइज ऑफ द अल्सर। Visualize ulcer, ability to take tissue biopsy, to rule out cancer and diagnose H. pylori, जो बायोप्सीज ले सकते हैं ताकि रूल आउट कर सकें कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है, या तो फिर डायग्नोसिस के लिए H. pylori के लिए हम लोग ये एंडोस्कोपी परफॉर्म करते हैं। मगर ये बात आप लोग याद रखें स्टूडेंट्स के, एंडोस्कोपी को हमेशा हम लोग तब, डॉक्टर्स की जो टीम होती है वो एंडोस्कोपी तभी प्रेफर करती है इंडिविजुअल को जिसको पेप्टिक अल्सर है, बिल्कुल एंड में, क्योंकि दिस इज द इन्वेजिव प्रोसेस और पेशेंट भी नहीं चाहेगा कि उसको जो है वो एंडोस्कोपी की तरफ लेके जाया जा सके। बेसिकली सबसे ज्यादा प्रेफर्ड डॉक्टर के लिए टेस्ट जो होता है वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है, सही है। तो एंडोस्कोपी जो होता है वो ट्रीटमेंट प्लान का लास्ट जो ऑप्शन होता है वो एंडोस्कोपी होता है, जब ऐसे लगे कि हाँ जो अल्सर है वो एक लास्ट स्टेज के ऊपर अल्सर जा चुका है। सो एंडोस्कोपी का जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज endoscopy and admission to hospital can be avoided by application of a scoring system. अब ये जो एंडोस्कोपी होता है और एडमिशन कराते हैं हॉस्पिटल में, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, एक स्कोरिंग सिस्टम होता है, सही है। अब क्या है कि ये स्कोरिंग सिस्टम जो होता है ये वाइडली इस स्कोरिंग सिस्टम को यूज किया जाता है और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रॉक ऑल रिस्क स्कोरिंग सिस्टम। ओके, रॉक ऑल रिस्क स्कोरिंग सिस्टम कहते हैं। ये बेसिकली इसका एक प्री एंडोस्कोपिक स्कोरिंग सिस्टम भी अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज रॉक ऑल स्कोर और GBS
ग्लास ग्लो ब्लेचफोर्ड स्कोर भी कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्कोरिंग सिस्टम का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये स्कोरिंग सिस्टम रॉक ऑल रिस्क स्कोरिंग सिस्टम कहलाता है, या तो फिर रॉक ऑल स्कोर और जीबीएस ग्लासगो ब्लेचफोर्ड स्कोर सिस्टम होता है, जिसके थ्रू स्कोरिंग करने के बाद हम एंडोस्कोपी के डिसीजन लेते हैं इंडिविजुअल के लिए जो कि पेशेंट है। Moving toward the next slide, what is endoscopic injection therapy? सही है। जो एंडोस्कोपिक इंजेक्शन होता है, ये हम लोग जब एंडोस्कोपी करवा रहे होते हैं इंडिविजुअल की, तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस इंजेक्शन के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इज वाइडली यूज फॉर द अरेस्ट ऑफ एक्टिव अल्सर ब्लीडिंग। अब जो एक्टिव अल्सर होता है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, और उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको कह रहे होते हैं हम लोग एंडोस्कोपिक इंजेक्शन, एंड फॉर प्रिवेंशन ऑफ रीब्लीडिंग फॉर अल्सर विद विजिबल वेसल। या तो फिर रीब्लीडिंग हो रही है अगर अल्सर के अंदर किसी भी विजिबल वेसल से, तो उस रीब्लीडिंग को रोकने के लिए हम लोग एंडोस्कोपिक इंजेक्शन इंडिविजुअल को देते हैं। अब कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं जो कि हम लोग यूज कर रहे होते हैं इस एंडोस्कोपिक इंजेक्शन की थेरेपी के अंदर? तो द नंबर वन इज कि 1:10,000 के रेशियो से हम लोग एड्रेनलिन मतलब के एपिनेफ्रीन इंडिविजुअल को दे रहे होते हैं। द नेक्स्ट वन इज ह्यूमन थ्रोम्बिन होता है इस इंजेक्शन के अंदर, और एक होता है हमारे पास फिब्रिन ग्लू। तो इन तीन चीजों की कॉम्बिनेशन से ये हमारे पास एंडोस्कोपिक इंजेक्शन बनता है। एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या तो फिर आपसे वाइवा में या तो फिर क्विज में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ moving to the next slide, this is also the diagnostic test. This is the second diagnostic test that is called as the upper gastrointestinal series. X-ray that visualizes structure of the upper GI tract. अब इसमें क्या होता है कि ये जो UGI है, इसमें क्या होता है कि एक्सरेज होते हैं। इसमें बेरियम सोलो जो कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, हम लोग इसको पिक्चर से देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि ये एक हमारे पास बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, ये इंडिविजुअल को ड्रिंक करने के लिए देते हैं। सही है। अब क्या होगा कि जैसे इंडिविजुअल इस पेशेंट को ये जो इंडिविजुअल है, ये पेशेंट जो है, जैसे ही इस बेरियम सल्फेट के सॉल्यूशन को ड्रिंक करेगा, तो जैसे ही हम लोग इसको एक्सरे के अंदर देखेंगे तो ये जो फ्लोरोस्कोपी होती है, ये फ्लोरेसेंस मटीरियल क्या होता है, ये फ्लोरेसेंट होता है, चमकता है बेसिकली एक्सरे में जाके। तो जैसे ही एक्सरे, ये हमारे पास ये एक्सरे की पिक्चर है। अब देख रहे हैं कि जैसे ही एक्सरे होगा तो इसके अंदर ये जो ग्लो हो रहा है पूरा स्टमक टू ड्यूडेनम तक ही, और ईसोफेगस ग्लो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये रहा हमारे पास लेजन, तो ये लेजन हमें डॉक्टर को दिख जाएगा और इससे पता चल जाएगा कि आइदर ट्यूमर है या तो फिर कैंसर है। तो उसके लिए ये टेस्ट बेस्ट है। ओके, सो द नेक्स्ट टेस्ट दैट इज यूरिया ब्रेथ टेस्टिंग। ये यूज कर रहे होते हैं ताकि हम लोग डिटेक्ट कर सकें कि एच पाइलोराई का इन्फेक्शन है या नहीं है, एच पाइलोराई बैक्टीरिया इज प्रेजेंट और नॉट। तो इसमें क्या करते हैं कि क्लाइंट को हम लोग कहते हैं कि आप जो है वो यूरिया इनरिच्ड सॉल्यूशन ड्रिंक करने के लिए इसको देते हैं। फिर क्या होता है कि ये बेसिकली आपको एक समरी मेथड बता रही हूँ, इसको हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। जैसे वो यूरिया इनरिच्ड सॉल्यूशन लेता है पेशेंट, तो क्या होता है कि वो एक्सेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। ओके, ये जैसे कि ये क्या है, इसके ये लेडी है, इनके हाथ में क्या है, यूरिया इनरिच्ड सॉल्यूशन। अब ये यूरिया इनरिच्ड सॉल्यूशन जैसे ही लेंगी तो ये इनके स्टमक में जाएगा। अगर एच पाइलोराई इनके अंदर प्रेजेंट होंगे तो क्या होंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे। इसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अगर टेस्ट के अंदर आता है तो इसका मतलब है कि एच पाइलोराई प्रेजेंट है। ओके, अभी सीरोलॉजिकल टेस्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देती हूँ कि जो हमारे पास यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है ना, तो इस टेस्ट में होता ये है कि पेशेंट को जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया लेबल्ड विद कार्बन 13 और 14, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, कार्बन 13 और 14 यूरिया इनरिच्ड सॉल्यूशन पेशेंट को इंजेस्ट करने के लिए दिया जाता है। फिर क्या होता है कि अगर इस पेशेंट के अंदर यूरिएस, मतलब कि यूरिएस एक बेसिकली एंजाइम होती है जो कि एच पाइलोराई प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर एच पाइलोराई उस पेशेंट के स्टमक के अंदर प्रेजेंट है
तो वो यूरिएज रिलीज कर रहा होगा। तो अगर यूरिएज प्रेजेंट हुआ उस पेशेंट के स्टमक में, तो वो यूरिया जो इनरिच सॉल्यूशन हमने लिया था वो क्या करेगा, वो इस यूरिया को हाइड्रोलाइज कर देगा उस पेशेंट के अंदर, और वो यूरिया को हाइड्रोलाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। सही है। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग इसकी इंडिविजुअल का सेकेंड टाइम उसकी ब्रेथ टेस्ट, उसकी ब्रेथ को लेंगे, उससे हम कहेंगे कि एक कंटेनर होगा, उसमें उसको जो है वो उसकी ब्रेथ को कलेक्ट करेंगे, और अगर उस ब्रेथ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो एच पाइलोराई प्रेजेंट है। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि सबसे पहले पेशेंट को फर्स्ट टाइम जो होता है वो उसको एक कंटेनर दिया जाता है, उसमें उसकी ब्रेथ को जो है वो मेजर कर लिया जाता है। तो ये बेसिकली हमारे पास फर्स्ट रीडिंग हो जाती है। सिमिलरली दूसरी बार इसको जो इसके अंदर अब यूरिया सॉल्यूशन उसने लिया हुआ है, यूरिया सॉल्यूशन से पहले एक दफा ब्रेथ ली जाती है, तो वो फर्स्ट ब्रेथ मेजर हो जाती है। उसके बाद उसको यूरिया सॉल्यूशन दे दिया जाता है, और उसके 5 मिनट बाद उसका सेकंड जो है वो जैसे यूरिया उसको सॉल्यूशन दे दिया, उसके 5 मिनट बाद उसकी दोबारा ब्रेथ ली जाती है, और अगर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो इसका मतलब ये होगा कि अब फर्स्ट सैंपल को सेकंड सैंपल से कंपेयर किया जाएगा उन दो ब्रेथ्स को, और फिर देखा जाएगा कि अगर जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब होगा कि एच पाइलोराई प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली एक स्मॉल जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैं चाहती थी स्टूडेंट्स आपके पास हो, अगर कोई आपसे पूछे कि ये यूरिया ब्रेथ टेस्ट काम कैसे करता है, तो इस तरीके से काम करता है। सो द नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज सीरोलॉजिकल टेस्ट। सो सीरोलॉजिकल टेस्ट में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसमें सीबीसी होता है, कंप्लीट ब्लड पिक्चर काउंट होता है। ये इंडिविजुअल का देख लेते हैं कि कहीं ब्लड लॉस हो रहा है या तो फिर डब्ल्यूबीसी का काउंट इंक्रीज है या नहीं है। द अदर वन इज स्टूल एंटीजन टेस्ट। तो इस स्टूल एंटीजन टेस्ट में क्या होता है कि एंटीजन टेस्ट यूजेस एन एंजाइम इम्यूनोएसे टू डिटेक्ट एच पाइलोराई एंटीजन इन द स्टूल। जैसे किसी इंडिविजुअल के स्टमक के अंदर एच पाइलोराई होता है, तो एच पाइलोराई क्या करता है कि एक एंटीजन को रिलीज करता है। वो एंटीजन जब स्टूल एंटीजन टेस्ट करते हैं तो वो एंटीजन को हम लोग डिटेक्ट कर देते हैं स्टूल के अंदर, जो कि इंडिकेट करता है कि हाँ एच पाइलोराई आपके स्टमक में प्रेजेंट है। मूविंग टूवर्ड the next slide, that is before test discontinue the medication। इसका मतलब क्या हुआ? It is recommended to discontinue proton pump inhibitors at least 2 weeks before testing and discontinue antibiotic at least 4 weeks before testing to reduce the risk of false negative results। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसमें कह रहे हैं कि जैसे ही आपने एच पाइलोराई का या तो फिर पेप्टिक अल्सर का टेस्ट कराना है, तो उससे पहले आपने डिसकंटिन्यू कर देनी है मेडिकेशन जो कि आप ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ले रहे होते हैं, तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को आपने 2 वीक एटलीस्ट 2 वीक्स जो है वो टेस्टिंग से पहले आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को क्या करना है, आपने बिफोर टेस्टिंग 2 वीक्स पहले आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को छोड़ देना है। और जो एंटीबायोटिक्स जैसे ले रहे होते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए, तो उनको एटलीस्ट आपने 4 वीक, कितने 4 वीक्स जो है वो बिफोर टेस्टिंग के आपने डिसकंटिन्यू कर देना है। और इसकी वजह क्या है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते रहेंगे तो उसकी वजह से आपके जो टेस्ट के रिजल्ट हैं वो नेगेटिव आना शुरू हो जाएंगे, एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं आएंगे, और ये हम लोग पता नहीं लगा सकेंगे एच पाइलोराई प्रेजेंट है या नहीं है। सो दिस इज द रीजन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रीटमेंट प्लान। तो द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो कि एच पाइलोराई इरेडिकेशन का रेजिमेन हम लोग यूज करते हैं, वो बेसिकली क्या कहलाती है? ट्रिपल थेरेपी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थेरेपी। अगर आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करना है तो इसको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, तो आप इसको हमेशा याद रखें कि जो फर्स्ट लाइन एच पाइलोराई बैक्टीरिया की इरेडिकेशन रेजिमेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रिपल थेरेपी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसमें OCA होता है। O स्टैंड फॉर ओमियोप्राजोल, जो कि आपने 20 मिलीग्राम लेनी, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। एंड C स्टैंड्स फॉर कैलिथ्रोमाइसिन एंड A स्टैंड्स फॉर एमोक्सिसिलिन। अब कैलिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम है, एमोक्सिसिलिन 1 ग्राम है।
तो ये जो ओ सी है, ओ सी ए है, ये ट्रिपल थेरेपी के अंदर आती है कि ट्रिपल का, इसको ट्रिपल इस वजह से कह रहे हैं कि इसके अंदर जो है वो 3 मेडिकेशंस आती हैं, तो ये ट्रिपल थेरेपी है। द नेक्स्ट वन इज ओ सी एम, दैट इज ओ स्टैंड फॉर ओमियोप्रोजोल एंड सी स्टैंड फॉर कैलिथ्रोमाइसिन, बट यहाँ पर जो कैलिथ्रोमाइसिन होगी वो 250 मिलीग्राम होगी, एंड एम स्टैंड फॉर मेट्रोनिडाजोल। और ये दोनों थेरेपी जो OCA है और OCM है, ये हमने ट्वाइस डेली लेनी है, सही है, ट्वाइस डेली। अब यहाँ पर समझने की एक बात है, अब ये नहीं है कि हम लोगों ने OCA भी साथ ले लेनी है और OCM भी साथ ले लेनी है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ट्रिपल थेरेपी, मगर यहाँ पर जो है वो 6 मेडिकेशन दिख रही हैं, जो ओमेप्रोजोल भी दो दो बार नहीं लेनी है। अब यहाँ समझने की एक चीज है कि OCA is preferred in areas of increased metronidazole resistance. For example, जो यूके के रेजिडेंट्स होते हैं उनके पास 50% मेट्रोनिडाजोल की रेजिस्टेंस होती है। मतलब ये कि जो OCA थेरेपी है, ये OCA थेरेपी उस कंडीशन में ली जाएगी जब इंडिविजुअल शो करेगा रेजिस्टेंस टू मेट्रोनिडाजोल। तो इन दैट कंडीशन पेशेंट को क्या दिया जाएगा, OCA थेरेपी दी जाएगी जब वो मेट्रोनिडाजोल नहीं ले सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अभी यूके के रेजिडेंट्स की एग्जाम्पल दी। ओके, अब जो पेशेंट होते हैं दैट आर हाइपर सेंसिटिव टू, किसके, हाइपर सेंसिटिव टू एमोक्सिसिलिन, तो इन दैट कंडीशन फिर उन पेशेंट्स के अंदर क्या करते हैं, जिनको पेनिसिलिन की एलर्जी होती है या हाइपर रेजिस्टेंस होती है उनको पेनिसिलिन से, तो उन पेशेंट को हम लोग क्या देते हैं, उनको देते हैं हम OCM थेरेपी, फिर उनको OCA थेरेपी नहीं दी जाती, उनको OCM देते हैं। तो उसके अंदर ओमियोप्रोजोल 20 मिलीग्राम आता है, कैलिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम है, मेट्रोनिडाजोल, उसमें एमोक्सिसिलिन की जगह मेट्रोनिडाजोल आ जाती है जो कि 400 मिलीग्राम में हम लोग दे रहे होते हैं। अब क्या होता है कि अच्छा, तो अब कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको मेट्रोनिडाजोल भी सूट नहीं कर रहा होता, तो उनको फिर क्या होता है कि मेट्रोनिडाजोल की जगह हम लोग क्या दे रहे होते हैं, उनको टेट्रासाइक्लिन दे रहे होते हैं, वो भी 500 मिलीग्राम ट्वाइस डेली, अगर उनको मेट्रोनिडाजोल से जो है वो असर नहीं आ रहा होता, उनको बेसिकली मेट्रोनिडाजोल से रेजिस्टेंस होती है, तो उनको फिर हम लोग टेट्रासाइक्लिन देते हैं। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये बेसिकली वही डिस्कस कर रहे हैं, OCA इज प्रेफर्ड इन द एरियाज ऑफ इंक्रीज मेट्रोनिडाजोल रेजिस्टेंस। तो जहां पर भी आपको मेट्रोनिडाजोल की रेजिस्टेंस होगी तो वहां पर हम लोग क्या यूज करेंगे, हम लोग OCA थेरेपी यूज करेंगे। ये वही बात को दोबारा से पॉइंट में मैंने डाल दिया। अब देखिए, कह रहे हैं कि इन पेशेंट विथ हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन, the OCM regimen or the substitute of amoxicillin from the OCA regimen with tetracycline 500 मिलीग्राम twice daily is used। यही बात मैंने आपको आगे समझाई थी कि जो पेशेंट जिनके अंदर पेनिसिलिन की हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो उनके अंदर OCM रेजिमेन यूज कर रहे होते हैं, और अगर OCM रेजिमेन के अंदर मेट्रोनिडाजोल यूज नहीं कर रहे तो उसके अंदर अगर आप OCA रेजिमेन यूज करना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं कि हम लोग एमोक्सिसिलिन को जो है वो रेजिमेन को रिप्लेस कर देते हैं, एमोक्सिसिलिन को रिप्लेस करके टेट्रासाइक्लिन डाल देते हैं OCA रेजिमेन के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा OCT। इस तरीके से भी हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ we will discuss if there is a failure of first line treatment then start bismuth based quadruplet regimen। अगर आपके पास फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो होता है उसके अंदर फेलियर आता है, इंडिविजुअल उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा पेशेंट, तो हम लोग बिस्मथ बेस्ड क्वाड्रुप्लेट थेरेपी को प्रेफर करते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्वाड्रुप्लेट मतलब कि 4 ड्रग्स होंगी इसके अंदर, कि इसमें बिस्मथ सबसाइलिसाइलेट होगा, इसमें मेट्रोनिडाजोल होगी, और इसके अंदर एमोक्सिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन होगी, और हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होंगे। ओके, सो अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पेशेंट के ऊपर असर नहीं कर रही है तो वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वाड्रुप्लेट थेरेपी that contain the 4 drugs that are listed here। Moving towards the next point, that is
Quadruplet therapy is may be used first line where there is a high prevalence of clarithromycin resistance. This is the most important point. इसलिए मैंने इसको रेड से हाईलाइट किया है कि अगर कैलिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस है पेशेंट के अंदर, कैलिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है, तो फिर क्या होगा कि क्वाड्रप्लेट थेरेपी को यूज किया जाएगा एज अ फर्स्ट लाइन थेरेपी. ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एजेंट दैट इज गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट्स. कुछ ड्रग्स होती हैं जो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एसिड इंड्यूस अल्सर के अंदर यूज की जाती हैं, जिनको हम लोग गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट भी कहते हैं. ओके, तो जो एसिड इंड्यूस्ड अल्सर्स होते हैं, जो कि एसिड की वजह से अल्सर हो रहे होते हैं, तो उनमें अटैक आने से पहले, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफाइलेक्सिस से पहले हम लोग वो ड्रग्स को लेते हैं. तो इनको गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट भी कहते हैं. जैसे इसके अंदर सारी जो होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी आ रहे होते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आ रहे होते हैं. इनको हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे. जैसे इधर ओमियोप्रोजोल है 20 मिलीग्राम, इसमोप्रोजोल है, एंड लेंसोप्रोजोल है, और पेंटोप्रोजोल है, और इसके अंदर हमारे पास मिसोप्रोस्टॉल है और रेनिडेडिन है. ये सारी जो है मैंने इस वजह से लिख दिया है क्योंकि अक्सर जो है वो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में कि व्हाट आर द गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव एजेंट एंड नेम देम. तो इस वजह से मैंने इनकी डोज के साथ एंड ड्यूरेशन के साथ इसको यहाँ पर लिस्ट कर लिया, तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा. सही है, तो दीज आर द गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट: ओमेप्रोजोल, एस्मोप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, these are proton pump inhibitor, and misoprostol and ranitidine is the H2 receptor blocker. Now moving toward the next slide, जिससे पहले एक इमेज मैंने ऐड की थी राइसिक की, जैसे कि 40 ओमेप्रोजोल होती है, तो जस्ट एज अ रेफरेंस. ओके, सो मिसोप्रोसॉल इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया. मिसोप्रोसॉल जो होता है वहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग होता है. क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. अब क्या करता है कि जब हम लोग इसको 200 से लेकर 400 माइक्रो सीजी के अंदर हम लोग डेली दे रहे होते हैं, तो क्या होता है कि ये इफेक्टिव होता है एसिड इंड्यूस्ड अल्सर के अंदर, उसको कम करने के लिए. अगर कोई आपसे पॉइंट या शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे एग्जाम में कि अगर एसिड इंड्यूस्ड अल्सर है तो उसके लिए कौन सी इफेक्टिव रेजिमेन होगी, तो सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए क्या कि एसिड इंड्यूस्ड अल्सर के लिए 200 से 400 यूसीजी डेली अगर मिसोप्रोसोल देंगे तो उससे एसिड इंड्यूस्ड अल्सर ट्रीट होता है. वी विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान. अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरली कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान हो सकते हैं. कि हम लोग मेडिकेशंस दे सकते हैं अगर पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करना है, हम लोग लाइफस्टाइल चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ सर्जिकल इंटरवेंशंस भी होती हैं, और फॉलो अप केयर करेंगे. एंड देन द फिफ्थ वन इज प्रिवेंटिव मेजर्स. तो द फर्स्ट वन इज मेडिकेशन. अब मेडिकेशन कौन कौन सी यूज करते हैं तो हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे. हम लोग एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज करते हैं मेडिकेशंस में, H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो कि मैंने अभी डिस्कस किए थे ये यूज करते हैं, मिसोप्रोसोल, रेनिटिडीन. एंड द नेक्स्ट वन इज एंटासिड्स यूज करते हैं हम लोग, और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज कर रहे होते हैं. तो ये सारी जो होती है ना मेडिकेशन, ये बेसिकली हम लोग यूज कर रहे होते हैं. किसके अंदर? ये हम लोग यूज कर रहे होते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर. अब हम इसको आगे डिस्कस करते हैं फर्दर. मेडिकेशन में सबसे पहली जो होती है वो क्या होती है? एंटीबायोटिक्स. जैसे कि ये दिखाई हुई एमोक्सिसिलिन. तो पर्पस क्या होता है? पर्पस एंटीबायोटिक्स का पर्पस ये होता है कि हम लोगों ने इरेडिकेट करना है एच पाइलोराई के इन्फेक्शन को. तो कॉमन मेडिकेशंस की जो नेम्स होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिस्ट कर दिए हैं. एंटीबायोटिक में एमोक्सिसिलिन दे रहे होते हैं, कैलिथ्रोमाइसिन दे रहे होते हैं, मेट्रोनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, ये सारी हम लोगों ने आगे डिस्कस भी की थी ट्रिपलेट थेरेपी और क्वाड्रुप्लेट थेरेपी के अंदर. एंड द थर्ड पॉइंट इज रेजिमेन. बेसिकली इन एंटीबायोटिक को यूज कब किया जाता है? यूजुअली इनको कंबाइंड फॉर्म में 10 to 14 डेज के कोर्स में यूज किया जाता है. ओके, नाउ वी विल डिस्कस इन मेडिकेशन प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. तो जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये बेसिकली स्टमक के एसिड की प्रोडक्शन को कम कर रहे होते हैं.
जैसे कि इसमें कॉमन मेडिकेशन हम लोगों ने पहले भी गैस्ट्रोप्रोटेक्टिव एजेंट में देखी थी, ओमेप्रोजोल, लेंसोप्रोजोल, इसमेप्रोजोल और पेंटाप्रोजोल होता है। अब इनका रेजिमेंट क्या होता है, इनका डोजेज का, ये बेसिकली टिपिकली इनको वंस डेली लिया जाता है, बट सम टाइम इनको ट्वाइस डेली इन सीवियर केसेस में भी लिया जाता है। और कोशिश ये करें कि जो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं इनको एम्प्टी स्टमक में बेसिकली लिया जाए। इस पॉइंट को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, मगर ये मैंने अभी जस्ट एज इंफॉर्मेशन आपको स्टूडेंट्स बता दिया है। और इसको एम्प्टी स्टमक लेंगे तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, ओमेप्रोजोल का असर अच्छा आएगा। द नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को डिटेल में पढ़ना है। ओके अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ना, बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं। क्या? बेंजीमिडाजोल डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये कंट्रोल कर रहे होते हैं गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम H पॉजिटिव पोटेशियम पॉजिटिव एटीपीएस एंजाइम। अब ये जो एंजाइम होती है ना, H पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपीएस, ये गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन कर रही होती है नॉर्मली। तो ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं ये इस गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं बाय इनहिबिटिंग दिस एंजाइम। अब ये नॉर्मल प्रोसेस है क्या, कि ये हमारे पास स्टमक के क्या थे, स्टमक के पेराइटल सेल्स। अब क्या हुआ कि ये नॉर्मली ये जो एंजाइम थी ये रिलीज करा रही थी स्टमक के पेराइटल सेल से गैस्ट्रिक एसिड। अब क्या लिया, इंडिविजुअल ने लिया प्रोटॉन पंप, मतलब कि पेशेंट ने लिया प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब ये पीपीआई का प्रोसेस। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे ही लिया इंडिविजुअल पेशेंट ने, तो क्या हुआ कि इसने इनहिबिट कर दिया H पॉजिटिव के पॉजिटिव एटीपीज एंजाइम को स्टमक के पेराइटल सेल से। अल्टीमेटली गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो है वो रुक जाएगी और अल्सर का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का। हाउ टू टेक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, अब कैसे लिया जाता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को, इसको डिस्कस कर लेते हैं। All proton pump inhibitors are most effective if taken about 30 minutes before a meal, as they inhibit only actively secreting proton pump. This is the most important point for the viva point of view या तो फिर quiz point of view। एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कैसे लेना है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर को कोशिश करनी है कि एम्प्टी स्टमक लेना है या तो फिर 30 मिनट्स बिफोर मील के इसको लेना है। क्योंकि जो ये जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं जैसे ही हम फूड लेते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो ड्रग्स होते हैं ये सिर्फ एक्टिवली सिक्रीटिंग प्रोटॉन पंप को ही इनहिबिट करती हैं। इसी वजह से खाने से 30 मिनट पहले आपने ये पीपीआईस को लेना है, ताकि जैसे ही फूड हमारे स्टमक के अंदर जाए तो वो प्रोटॉन पंप जो है वो क्या हो, वो प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाए। और जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स उन एक्टिवली सिक्रीटिंग जो प्रोटॉन पंप्स हैं उनको इनहिबिट कर देंगे। ओके, सो मील्स आर द मेन स्टिमुलस टू प्रोटॉन पंप एक्टिविटी। जैसे ही हम लोग फूड लेंगे, मील लेंगे तो ये प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाएंगे, सही है। और जैसे प्रोटॉन पंप एक्टिव हो जाएंगे तो इन एक्टिवली प्रोटॉन पंप्स को ही प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग इनहिबिट करती हैं। The optimal dosing time is 30 to 60 minutes before the first meal of the day. So ये basically timings बता दिए, 60 to 30 मिनट पहले जो है वो आपने इस मील को जो है वो फर्स्ट मील ऑफ द डे में लेना है। जैसे सुबह सुबह आपने जैसे ब्रेकफास्ट है तो उससे 60 to 30 मिनट पहले आपने ड्रग को ले लेना है, क्योंकि इंटेरिक कोटेड ड्रग होती है तो ये सबसे पहले आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाती है और फिर उसके बाद वहां से ब्लड स्ट्रीम से आपके स्टमक के अंदर आती है। तो उसमें एक टाइम चाहिए होता है, इसी वजह से 30 to 60 मिनट है। Moving toward the next slide, that is adverse drug reactions. अब क्या क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि जैसे अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ओमेप्रोजोल ले लें तो उससे क्या होता है कि आपकी जो बोन की डेंसिटी होती है ना वो कम हो जाती है, सही है। और ये जैसे बोन की डेंसिटी कम होगी तो उससे जो हिप फ्रैक्चर्स होते हैं उनका रिस्क क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग इंटरेक्शंस। कौन कौन सी ड्रग्स जो होती हैं वो इंटरेक्ट कर रही होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से। फॉर एग्जांपल ओमियोप्रोजोल जो होती है वो क्या करती है कि अगर हम लोग 40 मिलीग्राम ओमियोप्रोजोल डेली ले रहे हैं तो वो क्या करेगा कि
जो फेनेटोइन होती है ना, इसकी क्लियरेंस को डिक्रीज कर देगा कि वो किडनी से क्लियर आराम से नहीं हो पाएगी, देर से होगी। एक और साइड ड्रग इंटरेक्शन क्या होगा कि ओमेप्राजोल का, कि जो ओमेप्राजोल होती है वो इंक्रीज कर देती है कोगुलेशन टाइम को, किसकी, कोगुलेशन टाइम ऑफ वारफेरिन को इंक्रीज कर देती है। पेशेंट जो कि वारफेरिन की थेरेपी ले रहे होते हैं तो उनको कॉशनली ओमेप्राजोल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेने चाहिए। ओके। अच्छा, अब ये जो डाइजीपैम होती है ये बेंजोडाइजीपीन होती है। तो अब ये क्या करते हैं कि जो डाइजीपैम है ना, इसकी जो मेटाबॉलिज्म है ना, इसको ओमेप्राजोल डिक्रीज कर देती है, तो इसमें भी कॉशनली लेनी है आपने। और ये जो साइक्लोस्पोरिन ड्रग है, ये क्या करती है कि इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देती है। अगर ओमियोप्राजोल अगर साइक्लोस्पोरिन के साथ लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देगी बॉडी के अंदर साइक्लोस्पोरिन की। ये इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। अब अगर हम लोग देखें मीथोट्रिक्सेट के साथ अगर ओमियोप्राजोल को ले रहे हैं तो क्या करेगा, उसकी रीनल एलिमिनेशन ऑफ मीथोट्रिक्सेट को डिक्रीज कर देगा, कि वो किडनी से डिक्रीज अमाउंट में रिलीज होगी, जिसकी वजह से एडेमा भी कॉज हो सकता है। तो इसको भी कॉशनली आपने लेना है। अभी जो एंटी फंगल ड्रग है कीटोकोनाजोल, अब ये क्या करता है कि जैसे ही हम लोग ओमेप्राजोल को कीटोकोनाजोल के साथ अगर ले रहे हैं तो क्या करेगा, ये इसकी एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा कीटोकोनाजोल की, और इंक्रीज कर देगा एब्जॉर्प्शन ऑफ किसको, ओमेप्राजोल। तो इसी वजह से इनको कॉशनली लेना है। और सिमिलरली ये क्या करता है कि जो डिजॉक्सिन है ना, अगर ओमेप्राजोल और डिजॉक्सिन इज हार्ट मेडिकेशन, अगर इन दोनों को साथ में ले रहे हैं तो क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्सिन जो इंक्रीज हो जाती है अगर इसको ओमेप्राजोल के साथ ले रहे हैं। तो ये ड्रग इंटरेक्शन है। इन सारी मेडिकेशन को अपने माइंड में रखना है जब भी आपने ओमेप्राजोल को पेशेंट को दे रहे हैं, तो ये सारी मेडिकेशन आपको याद होनी चाहिए कि इन मेडिकेशन के साथ कॉशनली हम लोगों ने ओमेप्राजोल लेना है। कोशिश करना है कि कोई और ड्रग दे दी जाए अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स डॉक्टर ने रिकमेंड की हैं। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज मेडिकेशन की ही है, मगर ये सेकंड, फर्स्ट हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स पढ़े थे, अब नाउ द सेकंड मेडिकेशन इज H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। तो पर्पस क्या होता है कि इसका भी पर्पस स्टमक एसिड की प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होता है। कॉमन मेडिकेशन देखें तो इसके अंदर जो वही होती है, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमिटिडीन, नियाजिटिडीन, ये बेसिकली मेडिकेशन होती है और इसको भी वंस और ट्वाइस डेली लिया जाता है। अच्छा, अब H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो होते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देख लेते हैं। जो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होते हैं, ये सारे जो होते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं किसके, हिस्टामीन के। क्या स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं ये हिस्टामीन के। ये बेसिकली ब्लॉक कर देते हैं हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से जब हिस्टामीन के रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाएंगे गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के, तो एसिड की सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। अब जो पेप्सिनोजेन होता है ना, ये रिक्वायर होता है एसिड, पेप्सिनोजेन रिक्वायर्स एसिड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पेप्सिन। उसका मतलब यह है कि जब हम लोग हिस्टामीन के रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक कर देंगे, एसिड की सिक्रीशन ही नहीं होगी, तो अल्टीमेटली पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एसिड चाहिए होता है। एंड अल्टीमेटली जब पेप्सिन रिलीज नहीं होगा स्टमक के अंदर, तो गैस्ट्रिक अल्सर कॉज ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने इनिशियल पॉइंट में पढ़ा था पेप्सिन और HCl आर द बिगेस्ट कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर। सो अब ये नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, सो व्हेन एसिड प्रोडक्शन इज डिक्रीज्ड, पेप्सिन प्रोडक्शन विल आल्सो डिक्रीज। So now we will discuss the adverse drug reaction of H2 receptor antagonist. So H2 receptor antagonists are safe group of drug with a lower risk of side effect. सही है। तो इतने ज्यादा कोई अगर देखें साइड इफेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस देखें H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट के, तो वो इतने होते ही नहीं है, सेफ ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती हैं। तो इसमें ज्यादातर क्या हो सकता है कि डायरिया हो जाएगा इंडिविजुअल को, या तो फिर हेडेक्स होंगी। हेपेटोटॉक्सिसिटी जो इस ड्रग के अंदर जो होती है वो रेयर होती है, कि आपके लिवर के ऊपर कोई टॉक्सिसिटी हो, तो इतनी कोई होती नहीं है। सिमिटिडीन इज एसोसिएटेड विद गायनिकोमेस्टिया, तो और इम्पोर्टेंस, तो बेसिकली फर्टिलिटी के इश्यूज आ सकते हैं मेल के अंदर, गायनिकोमेस्टिया इट्स अ कंडीशन। तो सिमिटेरिन अगर ले रहे हैं तो बेसिकली H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग है, तो उसकी वजह से ये गायनिकोमेस्टिया और इम्पोर्टेंस के कॉज आ सकते हैं जब आप इसको हाई डोज के अंदर
ले रहे हैं, क्योंकि इस सिमेटिडीन का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है। ओके, तो ये जो है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो सकते हैं। एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट के ड्रग इफेक्ट मोस्टली जो होते हैं वो सेम होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के। जो हम लोगों ने ड्रग्स डिस्कस की थी उन्हीं को अपने माइंड में रखना है, इन्हीं ड्रग्स से कॉशनली यूज करना है जब आप एस्ट्रो रिसेप्टर एंटागनिस्ट ड्रग्स को यूज कर रहे हैं। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, so now we will discuss antacids. First we have discussed antibiotic, the second one is H2 receptor antagonist, and now we are going to discuss antacids. Okay, एंटासिड, अब ये म्यूकिन, दिस इज द एंटासिड। तो पर्पस क्या होता है, बेसिकली न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं एग्जिस्टिंग स्टमक एसिड को एंड प्रोवाइड कर रहे होते हैं क्विक रिलीफ। तो क्या इनका मेन पर्पस क्या होता है, न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। क्या, न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड इज द मेन फंक्शन ऑफ एंटासिड। अब देखेंगे कि कॉमन मेडिकेशन क्या क्या होती है इसके अंदर। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ओके, रेजिमेंट देखें तो इट्स टेकन एज नीडेड। ऑफ्टन इसको जो है वो आफ्टर मील रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स, या तो फिर एट बेड टाइम, सोने के वक्त इसको रिकमेंड किया जाता है। Now we will discuss our last medication, that is cytoprotective agent sucralfate. This is the picture of sucralfate. इसका पर्पस क्या होता है, ये भी स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, प्रमोट कर रहा होता है हीलिंग को। इसके अंदर कॉमन मेडिकेशन देखें तो सुक्रालफेट होता है, मिसोप्रोस्टॉल होता है और इसके अंदर बिस्मिथ चिलेट्स होते हैं। Regimen, sucralfate is usually taken multiple times a day on an empty stomach. Misoprostol is taken with meal. तो ये बेसिकली दिखा रहे हैं कि ये इस बात पे एम्फसाइज कर रहे हैं इस पॉइंट में कि जो सुक्रालफेट होता है उसको आप मल्टीपल टाइम्स अ डे जो है वो ले सकते हैं, मगर ये ध्यान में रखना है कि एम्प्टी स्टमक में लेना है। तो सुक्रालफेट को एम्प्टी स्टमक में मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपने डे में ले सकते हैं, जबकि एज कम्पेयर टू मिसोप्रोस्टॉल है उसको जो है वो आपने मील्स के साथ ही लेना है। तो ये साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट। नाउ द सेकेंड thing that we are going to discuss in the treatment is lifestyle changes. सही है, लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी हम लोग जो है वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे डाइटरी मॉडिफिकेशंस कर दें, अपनी डाइट के अंदर चेंजेस लाएं, स्मोकिंग सेसेशन थेरेपी लें कि स्मोकिंग ना की जाए, और लिमिट करें एनसेड्स, पेन किलर कम से कम लें। अब डाइटरी मॉडिफिकेशंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, जैसे कि अवॉइड करें आप उन फूड्स को एंड ड्रिंक्स को दैट इरिटेट कर रही हैं, जो कि स्टमक को, जैसे स्पाइसी फूड्स होते हैं, अल्कोहल होते हैं, कॉफ़ी होती है या कैफीन होती है या तो फिर टी होती है। इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर आपको पेप्टिक अल्सर है तो उससे भी आपकी पेप्टिक अल्सर हील हो सकता है। स्मॉलर अमाउंट में खाएं, फ्रीक्वेंट मील्स लें इंस्टेड ऑफ लार्ज वन, मतलब स्मॉल पोर्शंस में खाएं इंस्टेड ऑफ लार्ज पोर्शंस कर लें अपने मील्स के, तो इससे भी डाइटरी मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं। एंड नेक्स्ट वन इज स्मोकिंग सेसेशन। तो स्मोकिंग जो होता है बेसिकली स्टमक की एसिड की प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देता है और हीलिंग को स्लो कर देता है, तो इसी वजह से स्मोकिंग को अवॉइड करें। NSAID पेन किलर्स कम लें, क्योंकि if NSAIDs are necessary, use the lowest effective dose and consider alternative like acetaminophen. तो कोशिश करें कि NSAID को कम से कम लें या उनकी लोएस्ट डोज में लें, या तो फिर ऑल्टरनेटिव लाइक एसिटामिनोफेन को ले सकते। Now we will discuss the surgical intervention, the third treatment plan. इसमें क्या होता है कि इंडिकेशन फॉर सर्जरी के जो सर्जन होगा वो देखेगा कि आइदर क्या क्या इंडिकेशन जो है वो आपकी सर्जरी के लिए बन सकती हैं, कॉमन प्रोसीजर्स क्या क्या है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम इंडिकेशन फॉर सर्जरी देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन सच एस, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है या तो पे परफोरेशन हो रही है, मतलब कि उसके स्टमक में होल्स हो रहे हैं, उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि रुकावट हो चुकी है, तो हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ, इंडिकेशन फॉर द सर्जरी की तरफ जाएंगे। फेलियर टू हील विद मेडिकेशन थेरेपी, अगर आप मेडिकल थेरेपी के थ्रू, ट्रिपल थेरेपी, क्वाड्रुपल थेरेपी, इन थेरेपीज के थ्रू हील नहीं हो रहे, फिर आप सर्जरी की तरफ मूव। तो जो कॉमन प्रोसीजर सर्जरी के अंदर होते हैं वो होते हैं हमारे पास वेगोटोमी।
तो ये वेगोटोमी क्या होती है बेसिकली, अगर इस पिक्चर के अंदर देखें तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कट कर देते हैं द वेगस नर्व टू रिड्यूस द एसिड प्रोडक्शन। तो ये जो आपका मार्क दिख रहा है यहाँ पर क्या करते हैं कि जो वेगस नर्व होती है उसको जैसे ही हम लोग कट कर देते हैं सर्जरी में तो उसकी वजह से रिड्यूस एसिड प्रोडक्शन होने लगता है। The second one is एंटेरेक्टमी। एंटेरेक्टमी में क्या होता है कि अगर इसमें पिक्चर देखें तो जो एंट्रम में, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था कि एंट्रम जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है, दिस एरिया इज कॉल्ड द एंट्रम। इसमें क्या करते हैं कि जो लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक होता है ना, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है एसिड की सिक्रीशन के, तो उसको जो है वो रिमूव कर देते हैं लोअर पार्ट को। तो लोअर पार्ट जब हमारे पास रिमूव हो जाएगा तो वो हार्मोन्स रिमूव हो जाएंगे जो एसिड की प्रोडक्शन कर रहे थे, तो अल्टीमेटली एसिड की प्रोडक्शन नहीं होगी। The third one is पाइलोरोप्लास्टी। अब ये पाइलोरोप्लास्टी क्या होता है कि इसके अंदर enlarging the opening of the pylorus to facilitate the passage of the stomach content। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पर पाइलोरस, दिस इज द एंड ऑफ द स्टमक, एंट्रम ये वाला एरिया था, तो जो पाइलोरस इज द एंड एरिया ऑफ द स्टमक, इसमें क्या करते हैं कि कट लगाते हैं, एक इंसिजन लगाते हैं एंड इसके अंदर जो है वो इसको इनलार्ज कर देते हैं ताकि स्टमक के कंटेंट इजीली पास आउट हो सके और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज ना हो। तो ये तीन थे सर्जिकल प्रोसीजर्स जो कि किए जा सकते हैं टू ट्रीट पेप्टिकल्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फॉलो अप केयर। तो फॉलो अप केयर में क्या होता है कि एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी करके चेक करते हैं कि आइदर अल्सर हील हुआ है या नहीं हुआ है, मॉनिटरिंग फॉर द कॉम्प्लिकेशंस की जाती है। तो एंडोस्कोपी को अगर हम लोग देखें तो टू इंश्योर द अल्सर इज हीलिंग, यही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अल्सर जो है वो हील हो रहा है या नहीं हो रहा। पर्टिकुलरली गैस्ट्रिक अल्सर के केसेस में ये एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट के बाद की जा रही होती है, या तो फिर अगर आपको मेलिग्नेंसी के चांसेस हो तब हम लोग जो है वो एंडोस्कोपी करके चेक कर रहे होते हैं कि आइदर पेशेंट हील हुआ है या नहीं हुआ है। द नेक्स्ट वन इज मॉनिटरिंग फॉर कॉम्प्लिकेशन। सो द रेगुलर चेकअप्स जो है वो हम लोग इंडिविजुअल को, पेशेंट को कहते हैं कि आप रेगुलर चेकअप कराएं कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग या परफोरेशन या तो फिर ऑकल्ट ब्लड जो है वो स्टूल में आपको कोई चीज़, आपको एबनॉर्मलिटी तो नहीं लग रही, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास रेगुलर फॉलोअप्स के लिए जाना होता है ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो ऑन द टाइम ट्रीट हो सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो इसमें अवॉइड करें एनसेड्स को, तो एनसेड अवॉइड करेंगे, सही है। ये डायग्राम मैंने बना दी ताकि आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से अच्छी तरीके से याद हो। स्ट्रेस की मैनेजमेंट करें कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया जाए, और योगा करें, इसको हम फर्दर आगे डिस्कस भी करते हैं। एस्पोलाराई की टेस्टिंग कराएं, और प्रिवेंटिव मेजर में जैसे अवॉइड एनसेड कहा था, तो आप अल्टरनेटिव ले सकते हैं एनसेड्स के, या तो फिर आप जो है वो एनसेड्स को विद फूड लें तो उसका इतना एडवर्स रिएक्शन नहीं आएगा आपके स्टमक के ऊपर। मैनेज स्ट्रेस, दिस पॉइंट को जैसे मैंने अभी कहा था डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या करना है कि स्ट्रेस जो होता है वो एग्जर्बेट कर देता है, सिम्टम्स को बढ़ा देता है, तो आपको स्ट्रेस की मैनेजमेंट की टेक्निक्स को फॉलो करना है। जैसे आपने लो एक्सरसाइज करनी है, जो कि इतनी हैवी वेट लिफ्टिंग ना हो, हैवी एक्सरसाइज ना हो, लो एक्सरसाइज, आप वॉक कर सकते हैं, तो इस तरह की लो मतलब कि हाई एक्टिविटी एक्सरसाइज नहीं, लो एक्टिविटी एक्सरसाइज कर लें। मेडिटेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग। अच्छा, अब एच पाइलोरी की टेस्टिंग अगर करनी है तो प्रिवेंटिव मेजर में कि रेगुलर टेस्टिंग कराएं कि कहीं आपके पास अल्सर के सिम्टम्स हैं तो या नहीं। अच्छा, अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी। तो हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज होती हैं, द वन दैट इज कॉज्ड बाय एच पाइलोरी एंड द अदर दैट इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन एंड अनसेट्स। तो ये हमें याद रखना है कि एक तो एस्पिरिन और एनसेट्स की वजह से कॉज हो रही होती है और एक एच पाइलोरी की वजह से कॉज हो रहा होता है पेप्टिक अल्सर। अब एच पाइलोरी को डिस्कस करते हैं। एच पाइलोरी जैसे मैंने आपको बताया था बेसिकली माइक्रो एरोफिलिक ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो कि गैस्ट्रिक एंट्रम ऑफ स्टमक के अंदर फाइंड होता है। 95% जो गैस्ट्रिक अल्सर हमें फाइंड कर रहे होते हैं जो कि इंडिविजुअल पेशेंट्स के अंदर हो रहे होते हैं, और 82 to 85% जो यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर हो रहे होते हैं वो किसकी वजह से हो रहे होते हैं, वो एच पाइलोरी की वजह से हो रही है। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने हाईलाइट कर दिया था। तो 95% गैस्ट्रिक अल्सर और 80 to 85% ड्यूडेनल अल्सर एच पाइलोरी की वजह से हो रहे होते हैं।
अच्छा, अब देखते हैं कि जो एच पाइलोराई है ये बेसिकली किस तरीके से पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे कि किस तरीके से पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी इंटरेक्ट कर रही होती है और एच पाइलोराई अल्सर कॉज कर रहा होता है। ये जो एच पाइलोराई का इन्फेक्शन होता है ये क्या करता है, एच पाइलोराई इन्फेक्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कैग ए प्रोटीन। ये कैग ए क्या होता है, ये साइटोप्रोटेक्टिव एसोसिएटेड जीन ए प्रोटीन होते हैं, सही है। जैसे ही एच पाइलोरी का इन्फेक्शन पेशेंट के अंदर होगा तो कैग ए प्रोटीन्स बनेंगे। अब क्या करेंगे कि ये जो कैग ए प्रोटीन्स बन रहे हैं, क्या क्या होगा कि वैक्यूलेटिंग साइटोटॉक्सिन सच एज वैक ए, अभी कैग ए प्रोटीन क्या करेंगे, वैक्यूलेट कर लेंगे साइटोटॉक्सिन्स को, जैसे कि हमारे पास वैक ए को। अब क्या होगा, विच एक्टिवेट इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक। अब जैसे ही कैग ए प्रोटीन वैक ए साइटोटॉक्सिन को वैक्यूल कर लेंगे, वैक्यूलेशन कर लेंगे, तो उसकी वजह से स्टमक लाइनिंग के अंदर क्या होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। अब क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा कि एच पाइलोराई जो है वो इन्फ्लेमेशन करके हमारे पास ब्लीडिंग और ये सारे जो है वो सिम्टम्स अकर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्या होता है कि नंबर ऑफ एंजाइम्स होती हैं जो कि एच पाइलोराई रिलीज कर रहा होता है स्टमक के एंट्रम में, जैसे यूरिएज जिसको मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, और एक और एंजाइम होती है वो हेमोलाइसिस को रिलीज करवा रहा होता है, न्यूरोमिनिडेज को रिलीज करा रहा होता है और फ्यूकोसाइडेज एंजाइम को रिलीज करा रहा होता है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो कि एच पाइलोराई रिलीज करा रहा होता है, तो वो ये सारे एंजाइम होते हैं। तो ये पैथोलॉजिकल जो और फिजियोलॉजिकल रिलेटेड एच पाइलोराई जो है वो इन्फेक्शन इस तरीके से करवा रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज, अगर हम लोग देखें एस्प्रिन एंड एनसिड्स, तो जो एनसिड्स होते हैं वो रिड्यूस कर रहे होते हैं हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को, दैट रिजल्ट इन पेप्टिक अल्सर। तो जो एनसिड्स होते हैं क्या करते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन नहीं करते, जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है। और अगर एस्प्रिन देखें, जो लो डोज एस्प्रिन होती है 75 मिलीग्राम पर डे अलोन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ अल्सर ब्लीडिंग एंड दिस अफेक्ट is may be due to the anti-platelet action। तो क्योंकि एस्प्रिन जो होती है वो बेसिकली एंटी प्लेटलेट ड्रग है, तो क्या होता है कि जब हम लोग एस्प्रिन लेते हैं तो एंटी प्लेटलेट ड्रग प्लेटलेट की प्रोडक्शन नहीं होने देगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं लो डोज में भी। अच्छा, तो हाउ एच पाइलोराई सर्वाइव इन एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच पाइलोराई कैसे सर्वाइव करता है एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक के अंदर। ये जो एच पाइलोराई होता है ये ये रह रहा होता है इन द स्टमक एंट्रम। ये मैंने आपको सेवरल टाइम्स बताइए कि जो एच पाइलोराई होता है ये जो होता है वो बेसिकली लिव इन द स्टमक एंट्रम अटैच टू द स्टमक पेराइटल सेल, स्टमक के पेराइटल सेल के साथ ये अटैच होता है। अब आगे कह रहे हैं, since the stomach has high acidic secretion which is not favorable for H. pylori. So H. pylori secrete an enzyme urease that will convert urea into ammonia and carbon dioxide। सही है। तो ये बात बताई थी मैंने कि क्योंकि H. pylori होता है ये हमारे पास स्टमक के एंट्रम में पेराइटल सेल से अटैच होता है, और क्योंकि ये हाई एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक में नहीं रह सकता तो ये एक एंजाइम रिलीज करता है यूरिएज, जो कि कन्वर्ट करती है स्टमक में प्रेजेंट यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और वो यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अब इस चीज को, इस पॉइंट को मैं आगे आपको डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस अमोनिया, अभी नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं दिस अमोनिया विल न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। अब जो इसने अमोनिया बनाया था एच पाइलोराई, वो न्यूट्रलाइज कर देगा स्टमक के एसिड को। अब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो आराम से रहेगा स्टमक के अंदर और enters the outer membrane of bacteria और prevent the acidification of bacteria। अभी अमोनिया स्टमक के एसिड को एंट्रम के अंदर वो न्यूट्रलाइज भी कर देगा और साथ साथ बैक्टीरिया के आउटर मेम्ब्रेन के अंदर भी ये अमोनिया जो होता है वो बेसिकली क्या बना लेगा, एक क्लाउड बना लेगा और एसिडिफिकेशन के प्रोसेस से बैक्टीरिया को प्रिवेंट करेगा, बचाएगा, और इस तरीके से हमारे पास स्टमक के अंदर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर हम लोग एक डिटेल मैंने दोबारा से डिस्कस कर दिया जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एच पाइलोराई आया,
स्टमक के अंदर। अब इसने क्या किया है कि अपनी एक एंजाइम रिलीज की, यूरिएज, सही है। अब ये यूरिएज ने क्या किया कि यूरिया हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट था। जैसे इसने एंजाइम यूरिएज रिलीज की, वो यूरिएज ने यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। अब ये अमोनिया ने क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया स्टमक के एसिड को, और ये इंटर हो गया आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियम और प्रिवेंट द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द स्टमक। इसने अमोनिया का क्लाउड बना लिया और इस तरीके से ये सर्वाइव किया एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक के अंदर। ओके, नाउ वी विल discuss the aggressive factor that comes in the pathophysiology, जो कि पेप्टिक अल्सर को कॉज कर होते हैं। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन produces an enzyme and toxin causing mucosal damage and inflammation। ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि वो यूरियस एंजाइम रिलीज करता है, तो ये एग्रेसिव फैक्टर में आ जाता है पैथोफिजियोलॉजी के। द नेक्स्ट वन इज एनसेड्स। एनसेड जो होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रोडक्शन को जो है वो इनहिबिट कर देते हैं, और इसकी वजह से म्यूकोजल डिफेंस रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है वो बेसिकली म्यूकोजा को, जो स्टमक म्यूकोजा होता है, म्यूकोजल लेयर को प्रिवेंट कर रहे होते हैं। ये भी हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था आगे। ओके, गैस्ट्रिक एसिड्स और पेप्सिन एग्रेसिव फैक्टर्स में आते हैं, क्योंकि हाई लेवल अगर हमारे पास गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन होगा तो म्यूकोजल लाइनिंग डैमेज हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज लाइफस्टाइल फैक्टर्स। ये सारे जो है वो जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेस, ये सारे क्या करते हैं, पेप्टिक अल्सर करते हैं। तो ये जो चार चीजें हैं, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई इन्फेक्शन, एनसेड, गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन एंड लाइफस्टाइल फैक्टर, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एग्रेसिव फैक्टर्स के अंदर आती हैं। द नेक्स्ट वन इज डिफेंसिव फैक्टर्स। अगर डिफेंसिव फैक्टर्स देखें, जो कि हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो म्यूकोजल लेयर होती है। ये प्रोटेक्ट कर रही होती है एपिथेलियल सेल्स को एसिड से। बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, ये बेसिकली स्टमक के अंदर बाइकार्बोनेट सिक्रीट हो रहे होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं स्टमक के एसिड को। ब्लड फ्लो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो ब्लड फ्लो जैसे फ्लो करता है तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को अपने साथ ले जाता है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। द सेलुलर रीजनरेशन एंड रिपेयर का प्रोसेस जो होता है वो म्यूकोजा को इंटीग्रिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये सारे हैं डिफेंसिव फैक्टर। और प्रोस्टाग्लैंडिन जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए थे, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट की सिक्रीशंस को स्टिमुलेट कर रहा होता है, ब्लड फ्लो को प्रमोट कर रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि पैथोलॉजिकल प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। अभी हम लोगों ने एग्रेसिव फैक्टर्स भी पढ़े और डिफेंसिव फैक्टर्स भी पढ़े। जब इन दोनों के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से अल्सर होता है। The imbalance between aggressive and defensive factor leads to ulcer formation. H. pylori causes chronic inflammation and increases acid secretion. तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि H. pylori chronic inflammation करता है और एसिड की सिक्रीशन को इंक्रीज कर देता है। सिमिलरली एनसिड प्रोस्टाग्लैंडिन को जो है वो उसकी प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देंगे और म्यूकोजल डिफेंसेस को इम्पेयर कर देंगे। और अदर फैक्टर जैसे हम लोगों ने स्मोकिंग, स्ट्रेस, अल्कोहल, कैफीन, ये सारी चीजें भी पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इंक्लूड होती हैं और डिस्टर्ब कर देती हैं। तो ये एग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर्स का अगर इम्बैलेंस हो गया तो अल्सर फॉर्मेशन जाएगा। तो ये थी कंप्लीट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। नाउ वी विल डिस्कस द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पेप्टिक अल्सर। ओके, नाउ कॉम्प्लिकेशंस में ये बेसिकली अगर अल्सर को हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दें तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। अगर पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कराए अल्सर का, तो उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग कैन अकर एज स्लो ब्लड लॉस दैट लीड्स टू अनीमिया। ओके, जैसी ब्लीडिंग अकर होगी तो उसकी वजह से इंडिविजुअल एनेमिक हो जाएगा पेशेंट, उसके अंदर ब्लड का लेवल लो हो जाएगा, और as severe blood loss that may require hospitalization or blood transfusion। और अगर सिवियर ब्लड लॉस हो गया तो उसकी वजह से उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जा सकता है और ब्लड उसकी ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है। सिवियर ब्लड लॉस में कॉज ब्लैक और ब्लडी वॉमिट और ब्लैक और ब्लडी स्टूल। ये तो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि टेस्ट के अंदर जब वो ऑकल्ट ब्लड को हम लोग टेस्ट करते हैं ब्लड आ सकता है, मगर यहाँ पर ये भी हो सकता है कि अगर सिवियर पेप्टिक अल्सर को अनट्रीटेड छोड़ दिया तो उसके अंदर वॉमिटिंग भी, ब्लड के अंदर ब्लडी वॉमिटिंग भी हो सकती है। अ होल परफोरेशन इन योर स्टमक वॉल,
ये भी हो सकता है कि अगर पेप्टिक अल्सर को हम लोगों ने अनट्रीटेड छोड़ दिया तो परफ्यूरेशन, जैसे कि आपको दिख रही है परफ्यूरेशन, छोटे छोटे पोर्स भी हो सकते हैं आपके स्टमक की वॉल के अंदर। पेप्टिक अल्सर कैन ईट a hole through perforated the wall of your stomach or small intestine, putting you at risk of serious infection of your abdominal cavity, जिसको हम लोग peritonitis भी कहते हैं, the inflammation of peritoneum abdominal cavity. Okay, peritoneum is the layer of the abdomen. तो होल भी हो सकते हैं अगर हम लोग पेप्टिक अल्सर को जो है वो अनट्रीटेड छोड़ दें। एंड द थर्ड वन, जो पेप्टिक अल्सर को अगर हम लोग अनट्रीटेड छोड़ दें तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। Peptic ulcer can block passage of food through the digestive tract, causing you to become full easily, to vomit and to lose weight either through swelling from the inflammation or through scarring. तो जैसे ही पेप्टिक अल्सर होता है तो क्या होता है कि आपकी जो स्टमक होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से आप फूड लें भी तो आपको फूड जैसे लगता है, फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, तो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाता है एंड अल्टीमेटली आपको फील होता है कि दैट देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन योर स्टमक. Gastric cancer, this is the last complication that can occur when you have a peptic ulcer. तो अगर पेप्टिक अल्सर को ट्रीट नहीं करते तो गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है. Studies have shown that people infected with H. pylori have an increased risk of gastric cancer. अब स्टडीज ने ये शो किया है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको पेप्टिक अल्सर होता है और वो उसको ट्रीट नहीं कराते तो वो अल्टीमेटली दैट कंडीशन लीड्स टू gastric cancer. The last one and the next one is Zollinger-Ellison syndrome. Zollinger-Ellison syndrome is a rare condition in which one or more tumors grows in the pancreas or in the upper part of the small intestine. ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक बेसिकली हमारे पास एक रेयर सिंड्रोम है. ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि ये जो आपके पेनक्रियाज होते हैं ना, पेनक्रियाज के अंदर क्या होता है कि ट्यूमर ग्रो होना शुरू कर देते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी चांसेस हैं कि अपर पार्ट में ट्यूमर्स बनना शुरू हो जाए. सही है. ये जो ट्यूमर्स होते हैं इनको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इनको कह रहे होते हैं गैस्ट्रीनोमा. क्यों गैस्ट्रीनोमा कह रहे होते हैं? गैस्ट्री मीन ये जो है वो स्टमक से रिलेटेड है और ओमा मीन्स कि ये जो है वो बेसिकली हमारे पास ट्यूमर्स हैं. द वर्ड ओमा इज एसोसिएटेड विद ट्यूमर्स, तो गैस्ट्रीनोमा कह सकते हैं. दीज गैस्ट्रीनोमा प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन गैस्ट्रिन. अब ये जो गैस्ट्रीनोमाज होते हैं ये लार्ज अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिन को हार्मोन को रिलीज करवाते हैं और गैस्ट्रिक हार्मोन जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू मच एसिड, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पेप्टिक अल्सर हो जाता है. तो क्या हुआ, अगर इसको समराइज करें, ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम एक रेयर सिंड्रोम है जो कि पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अक्सर अपीयर होता है. इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिनोमा ट्यूमर्स पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में बन जाते हैं और ये ट्यूमर्स क्या करते हैं कि ये हार्मोन गैस्ट्रिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको लार्ज कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिन एसिड की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं. अल्टीमेटली ज़ोलिंजर-एलिसन सिंड्रोम की वजह से गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और पेप्टिक अल्सर कॉज हो जाता है. सही है. Now we will move to the next slide, that is epidemiology. Epidemiology को डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें क्या होता है कि इन्फेक्शन बाय H. pylori, a spiral bacterium, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्पाइरल बैक्टीरियम होता है, of the stomach remain an important epidemiological factor in causing peptic ulcer. तो बेसिकली एपिडेमियोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो बैक्टीरिया होता है H. pylori का, ये बेसिकली एक मेन फैक्टर होता है पेप्टिक अल्सर को कॉज करने का. Most H. pylori infections are acquired by oral and oral fecal transmission. अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने की कि जो H. pylori बैक्टीरिया होता है ना, ये बेसिकली कंटेजियस होता है. दिस इज द यूनिक थिंग अबाउट दिस बैक्टीरिया कि ये ओरल या तो फिर ओरल फीकल रूट के थ्रू भी इन्फेक्ट कर सकता है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये एक कंटेजियस बैक्टीरिया है कि ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल को जो है वो फैल सकता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर H. pylori इन्फेक्शंस आर लो सोशल क्लास. मतलब कि लो सोशल क्लास जो होते हैं वो इसके ज्यादा जो है वो अफेक्ट होता है उनके अंदर. ओवर क्राउडिंग,
अगर एरियाज के अंदर ओवर क्राउडिंग है, होम एनवायरनमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फॉर एग्जांपल शेयरिंग बेड। मतलब ये है कि जो लो सोशल क्लास होते हैं वो बेसिकली अपनी हाइजीन की इतनी जो है वो प्रोटेक्शन नहीं करते, वो बेसिकली हाइजीन की ओवर क्राउडिंग होती है एरियाज के अंदर, जिन एरियाज के अंदर ओवर क्राउडिंग होती है, शेयरिंग ऑफ देयर जैसे कि चीजें होती हैं, सिंपल चीजें होती हैं, उनकी शेयरिंग कर रहे होते हैं। जैसे अगर किसी ने एक ग्लास से ड्रिंक किया तो दूसरे ने उसी ग्लास से अगर ड्रिंक कर लिया, तो उसकी वजह से भी ये, क्योंकि कंटेजियस होता है तो ये स्प्रेड कर जाता है। Okay. Now the next point is the prevalence of H. pylori still tends to be higher in the Asian adult population in whom lower parietal cell mass has been found. तो ये एक रिसर्च से ये पॉइंट मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये एक रिसर्च हुई थी जिसके अंदर ये फाइंड आउट किया था जो एशियन एडल्ट होते हैं उनके अंदर एच पाइलोराई की प्रेवलेंस ज्यादा है, क्योंकि उनके अंदर जो पेराइटल सेल होता है ना उसका मास जो होता है वो कम फाइंड आउट हुआ है, तो उसकी वजह से प्रेवलेंस एच पाइलोरी की ज्यादा है। नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस पेप्टिक अल्सर वीडियो। अच्छा, अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर एक का सवाल का जवाब जरूर दूंगी। ओके, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको और मेडिकल रिलेटेड जो है वो कंटेंट अगर आपको चाहिए, और प्लीज सब्सक्राइब।